नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखा समुदाय की वीरता और समर्पण की परंपरा भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा है और उन्होंने पूर्व सैनिकों के योगदान को भी नमन करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ही सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सतत कार्य कर रही है। सीएम धामी आपको बताते मौजूद रहे। सबके स्मरण में रहेगा, सदैव सबको याद रहेंगे। भाइयों बहनों, आज का ये केवल एक संगठन का उत्सव नहीं है। आज का ये कार्यक्रम बल्कि ये उस अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति, समर्पण और गौरवशाली परंपरा का उत्सव है जिसे गोरखा सैनिकों ने अपने सदियों से जो पराक्रम है उस पराक्रम से संजोने का काम किया है। आपके पराक्रम और बलिदान की पहचान इस बात से होती है कि दुनिया की कोई भी युद्ध गाथा गोरखाओं के बिना पूरी नहीं होती है। इसलिए भारत सरकार द्वारा ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन एगवा को ऑल इंडिया स्टेटस प्रदान किया जाना इस पूरे समुदाय की प्रतिष्ठा और उनका योगदान और उनके द्वारा जो राष्ट्र के लिए कार्य किया गया है उसका सम्मान है। भाइयों बहनों, ये संस्था भारतीय मूल के गोरखा भारतीय सैनिकों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेष रूप से बनाई गई, जिससे कि अंग्रेजों द्वारा लौटाई गई राशि और सहायता वास्तव में सभी जो लाभार्थी हैं, जरूरतमंद हैं, उनको मिल सके। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 75 वर्षों में इस संस्था ने ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ और पूरे समर्पण के साथ अपनी भूमिका निभाई है। आज विभिन्न राज्यों में बसे लाखों हमारे गोरखा भूतपूर्व सैनिक, वीर नारियां एवं उनके आश्रित इस संस्था के माध्यम से जुड़े हुए हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। इस संस्था की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। यह संस्था केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक युवा के लिए भी एक अवसर उपलब्ध कराने का काम करती है, उनको सही मंच उपलब्ध कराने का काम करती है, जरूरतमंद को सहायता करती है। पिछले अनेक वर्षों के द्वारा एगवा द्वारा पूरे भारत में निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें गोरखा समुदाय के साथ साथ अन्य युवाओं को भी सम्मिलित किया जा रहा है। आज कौशल विकास सरकार की प्राथमिकता है। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में पहली बार प्रचलन में आया है और आपका यह प्रयास देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भाइयों बहनों, गोरखा समाज हमारी संस्कृति से जितना प्रेम करता है उतना ही मातृभूमि की रक्षा के लिए भी समर्पित है। गोरखाओं के अदम्य साहस और वीरता की गाथाएं इतिहास के पन्नों में अंकित हैं और कहा जाता है जिस मैदान में गोरखा टिक गए वहां दुश्मन कभी टिक नहीं सकता है। अभी अभी आप सब लोगों ने हमारे इस समाज की जो पहचान है, हमारे समाज का स्वाभिमान है, मुझे खुकरी भेंट की थी। क्योंकि गोरखा जवानों की खुकरी सिर्फ एक हथियार नहीं, ये मातृभूमि का संकल्प है, मातृभूमि के लिए समर्पण है, मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ कर गुजरने का जो संकल्प है उस संकल्प को मजबूती देने का काम करता है। आपने सदियों से देश की सीमाओं की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आपके शौर्य, बलिदान और राष्ट्र सेवा के लिए भारत का हर एक नागरिक आपका आभारी है। क्या कोई अमर वीर मेजर दुर्गामल जी के इस अद्वितीय शौर्य को भुला सकता है? खलंगा युद्ध का अप्रीतम पराक्रम जहां
वीर बलभद्र थापा ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज सैनिकों को धूल चटा दी थी। परमवीर चक्र से सम्मानित धन सिंह थापा जी और आजाद भारत के प्रथम अशोक चक्र विजेता श्री नर बहादुर थापा जी जैसे अनगिनत वीरों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। चाहे प्रथम युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, या फिर 1962 की भारत चीन की लड़ाई हो, या 1965 का पाकिस्तान के साथ होने वाला युद्ध हो, 1971 का जिसमें बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ के युद्ध हो, या फिर कारगिल का युद्ध ही क्यों न हो, हमारे गोरखा रेजिमेंट के हमारे जवानों ने प्रत्येक मोर्चे पर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है, जिसे थोड़े समय में शब्दों में कह पाना कठिन है। अनेक जो हमारे देश की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी बहुत बता रहे थे कि आज हमारे सैनिकों को जहां पर अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, आज उनका मनोबल बढ़ाने का काम हो रहा है। जो कठिन से कठिन स्थितियों परिस्थितियों में काम करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन सीमांत क्षेत्रों में जाते हैं, उन बर्फीली चोटियों पर जाते हैं, चाहे वो भारत की नौसेना हो, भारत की थल सेना हो या भारत की वायुसेना हो, सभी स्थानों पर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। ऐसे स्थानों पर हमारे ये सैनिक, हमारे गोरखा रेजिमेंट के लोग या गोरखा समुदाय के लोग जो अन्य स्थानों पर भी अपनी सेवाएं देते हैं, ऐसे कठिन स्थानों पर अपनी सेवा उन्होंने दी है और थोड़े समय में इसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन काम है। आज मैं इस मंच से आपके समर्पण, त्याग और देशभक्ति को नमन करता हूं। मुझे गर्व है कि आज गोरखा समाज न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा में बल्कि हमारे राज्य के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आपकी मेहनत, अनुशासन और निष्ठा प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से झलकती है। अभी मैं कर्नल छेत्री जी से कह रहा था, जब भी मैं, चूंकि मैं एक सैनिक का बेटा हूं, सैनिकों के साथ बचपन में बड़ा हुआ, सेना को देखते हुए मैंने अपने जीवन की कई सारी चीजें जो मुझे अनुभव में आई, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बहुत सारा उसमें सेना का योगदान है। इसलिए सैनिकों के बीच में कभी आना होता है, उनका कोई कार्यक्रम होता है, या आज कई कार्यक्रम में आया हूं, या अन्य आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समाज के कभी भी मुझे याद करते हैं तो मेरा प्रयास होता है मैं जरूर उन कार्यक्रमों में पहुंचूं, क्योंकि सच में मैं बहुत भावनात्मक रूप से ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ पाता हूं और मुझे बहुत अंदर से अच्छा लगता है कि जब मैं ऐसे कार्यक्रमों में आता हूं। और मैं बच्चों की प्रस्तुति देख रहा था, जब बच्चे हमारे यहाँ पर वो युगल में अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, सच में बहुत आनंद देने वाला था। बहुत शानदार कार्यक्रम उन्होंने किया। मैं उन बच्चों को भी बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार गोरखा समाज की वीरता, उनके अमूल्य योगदान को हमेशा और आदर और सम्मान की दृष्टि से देखती है और गोरखा समाज के उत्थान के प्रति हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। गणेश जोशी जी ने कहा है कि हमें संस्था के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से सरकार के स्तर से, अन्य स्तरों से जो भी सहायता की आवश्यकता होगी उस सहायता को हम लोग अवश्य करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि गोरखा समाज भी उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का, सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है उसको पूरा करने में, उसको सिद्धि तक पहुंचाने में अपना योगदान देगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितनी बार उत्तराखंड आते हैं, पहली बार 2021 में 5 नवंबर को उनके मुंह से भगवान शिव के धाम बाबा केदारनाथ के प्रांगण में उनके मुंह से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उस दशक को बनाने के लिए, हम सबको प्रेरित करने के लिए, हम सबको उस दिशा में चलने के लिए और हमारे संकल्प को मजबूत करने के लिए वो जितनी बार उत्तराखंड आते हैं उतनी बार वो उस बात को दोहराते हैं। तो निश्चित रूप से
इसको बनाने में गोरखा समाज भी अपना बहुत बड़ा योगदान देगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मान्य। देहरादून से खबर है, जहां संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम और संविधान दिवस पर ही पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम में ही शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को दिलाई है संविधान की शपथ और इसके साथ ही सभी को संविधान दिवस की बधाई भी दी है। आपको बता दें कि देश में ही गैर कानूनी कामों को समाप्त किया गया है, ऐसा सीएम धामी कह रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि न्याय व्यवस्था को मजबूत करने का भी काम किया गया है। तो आपको खबर बता रहे देहरादून से, जहां पर देहरादून के पुलिस लाइन में ही संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभागियों को संविधान की शपथ दिलाई है। कार्यक्रम में ही बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक मौजूद रहे हैं। तो बताते चले कि इस दौरान ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं भी देते हुए कहा कि इसे पूरे देश में एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि शासन प्रशासन में सभी गैर जरूरी प्रक्रियाओं को भी समाप्त किया जा रहा है ताकि कार्य व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सके। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य और देश में न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को समय पर न्याय मिल सके। विधि दिवस के अवसर पर मंच पर आसीन हमारे यहाँ धर्मपुर विधानसभा के लोकप्रिय और बहुत वरिष्ठ विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, सचिव गृह श्री शैलेश बगोली जी, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ जी, एडीजीपी निदेशक अभियोजन श्री एपी अंशुमन जी और पुलिस विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिक, विभिन्न विभागों से आए हुए प्रशासन के सभी हमारे अधिकारीगण, विभिन्न क्षेत्रों में जिनकी अपनी विशेषताएं हैं, समाज के विभिन्न आयामों में सेवा देने का काम करते हैं, समाज को दिशा देने का काम करते हैं, ऐसे आए हुए सभी हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथिगण, सभी महानुभाव, छात्र छात्राएं, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज संविधान एवं विधि दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को भी कोटि कोटि नमन करते हुए अभियोजन विभाग द्वारा आयोजित इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी महानुभावों का एक बार हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज संविधान दिवस एवं विधि दिवस के अवसर पर हमारे राज्य की न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने वाले आप सभी न्याय प्रेमियों के बीच में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानो, अर्थात सत्य की विजय होती है और असत्य की नहीं। सत्य का मार्ग ही देवताओं का मार्ग है और वही मार्ग समाज को न्याय, धर्म और सदाचार की ओर ले जाता है। अभियोजन सेवा हमारी न्याय व्यवस्था का वो महत्वपूर्ण स्तंभ है जो सत्य को प्रतिष्ठित करने और न्याय की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने का कार्य करती है। माननीय न्यायालयों के निर्णय निस्संदेह निष्पक्ष होते हैं, परंतु न्यायालय के समक्ष सत्य को उसके वास्तविक स्वरूप में पहुंचाने और उसे प्रमाणों व तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण दायित्व आप सभी हमारे अभियोजक गणों के कंधों पर ही होता है। आप सभी के अथक प्रयासों के कारण ही देश के नागरिक न्यायपालिका को विश्वास, सुरक्षा और उम्मीद के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में देखते हैं। अनेक घोर अंधकार निराशा में भी उनको कहीं
प्रकाश दिखाई देता है, आशा दिखाई देता है, तो आप सब प्रविधियों के कारण जो तमाम प्रकार की पैरवियां की जाती हैं, तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तथ्य रखे जाते हैं, वह उसका एक बड़ा कारण होता है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी पूरी निष्ठा के साथ परिश्रम से न्यायालयों में सरकार का प्रभावी रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। भाइयों बहनों, 26 नवंबर 1949 का दिन भारत के इतिहास में सदैव एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज रहेगा, क्योंकि इस दिन भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 1979 में प्रख्यात विधिवेता स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी के प्रयासों और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि समस्त देशवासी संविधान सभा के उन सभी महापुरुषों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जिन्होंने इस महान संविधान के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया। परंतु वर्ष 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय पर्व की भांति मनाने का निर्णय लेकर हमारे सभी संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्य किया गया। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी न्याय व्यवस्था को आधुनिक, सशक्त, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए भी अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुलामी की मानसिकता वाले विभिन्न जो गैर जरूरी और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। आज देश में सभी नागरिकों को सुलभ, सरल और समयबद्ध न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, महिला। देहरादून से खबर है, जहां सीएम धामी कैबिनेट की हुई है अहम बैठक और बैठक में कई प्रस्तावों को ही अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है और इसके साथ ही पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट को भी श्रद्धांजलि दी गई है। शहर में प्रस्तावित मेट्रो परियोजना को भी मंजूरी मिली है और शहरी आवास विभाग प्रस्ताव तैयार करेगा। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहाँ पर शहरी आवास विभाग को भी बताया जा रहा है कैबिनेट की जो बैठक हुई है अहम बैठक हुई है और इसके साथ ही आपको बता दें बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट को भी श्रद्धांजलि दी गई है और शहर में प्रस्तावित मेट्रो परियोजना को भी मंजूरी मिली है। तो शहरी आवास विभाग प्रस्ताव तैयार करेगा, ये अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि सीएम भी इस बैठक को लेकर अहम प्रस्तावों को लेकर इस पर मुहर लग चुकी है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है और इसके साथ ही पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट को भी श्रद्धांजलि दी गई है। तो शहर में प्रस्तावित मेट्रो परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है और शहरी आवास विभाग प्रस्ताव तैयार करेगा। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। चलिए देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम से मिला है गन्ना किसान प्रतिनिधि मंडल और सीएम ने सुनी है हरिद्वार के किसानों की समस्याएं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर हरिद्वार से आए गन्ना किसानों ने मुलाकात की है और इसके साथ ही सीएम धामी ने ही लोन में बैठकर गन्ने का स्वाद भी लिया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, किसानों की मांगों पर भी सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सीएम से गन्ना किसान प्रतिनिधि मंडल भी मिल चुका है और सीएम ने उनकी समस्याओं को भी सुना है और समाधान का भी आश्वासन दिया है। इसके साथ ही हरिद्वार से आए गन्ना किसानों ने ये खास मुलाकात की है और सीएम धामी ने लोन में बैठकर गन्ने का स्वाद भी लिया इस दौरान। और इसके साथ ही आपको बता दें कि किसानों की मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।
और खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां रेल मंत्री से सांसद बलूनी की मुलाकात हुई है। अश्विनी वैष्णव से ही अनिल बलूनी ने ये खास मुलाकात की है। आपको बता दें कि रामनगर रेलवे स्टेशन के ही आधुनिकीकरण पर चर्चा भी की गई है। स्टेशन को पहाड़ी शैली में ही सजाने की योजना मंजूर हो गई है। नई रेल सेवाओं के संचालन पर भी गहन चर्चा की गई है। तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर उत्तराखंड में ही कई रेल परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की और इसके साथ ही बैठक में विशेष रूप से ही रामनगर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण को ही महत्वपूर्ण बातचीत इसको लेकर की गई है। बताते चले कि रेल मंत्री ने रामनगर स्टेशन को ही पारंपरिक पहाड़ी शैली में ही विकसित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। तो स्टेशन का स्वरूप स्थानीय पहाड़ी पर कला को ही ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा, जिससे कि ये पर्यटन और यात्रियों दोनों के लिए ही अधिक आकर्षण बनेगा। सांसद बलूनी और रेल मंत्री के बीच में नई रेल सेवाओं के संचालन को ही लेकर ये गंभीर चर्चा की गई है। आपको जानकारी देते चले कि प्रस्तावित नई ट्रेनों समय सारणी और रूट विस्तार से संबंधित जानकारी विभाग जल्द ही औपचारिक रूप से भी जारी करेगा। एक और देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां पर उपनल कर्मचारियों का आंदोलन स्थगित है। आपको बता दें कि सीएम धामी की मंजूरी के बाद ही आदेश जारी कर दिया गया है। उपनल में ही 12 साल वालों को ही अब समान वेतन मिलेगा और चरणबद्ध तरीके से ही फैसले का लाभ भी मिलेगा। तो करीब 5000 कर्मचारियों को फायदा होने जा रहा है। तो लंबे समय से ही अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत उपनल ही कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद ही सरकार ने उपनल कर्मचारियों के वेतन मान से ही संविधानिक बताया जा रहा है आदेश जो है उसको जारी कर दिया है, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित भी कर दिया है। तो उपनल में 12 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को अब समान वेतन दिया जाएगा। सरकार ने यह लाभ चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे कर्मचारियों को आने वाले समय में क्रमवार फायदा भी मिलेगा। तो इस फैसले से राज्य भर के करीब 5000 उपनल कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की भी उम्मीद है। इसके साथ ही आपको जानकारी देते चले कि कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि इससे उनके लंबे समय से चली आ रही मांगों को समाधान मिला है। वहीं दूसरी ओर खबर चंपावत से है, जहां जम्मू कश्मीर में ही शहीद हुए अग्निवीर दीपक सिंह बोहरा के अंतिम संस्कार के दौरान ही लोहा घाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी और पुलिस के एक दरोगा के बीच में जोरदार बहस हो गई। ये घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी दरोगा को ही अपना नौकर बताते हुए कह रहे हैं कि इस नाजुक मौके पर विधायक अपनी मर्यादा भूलकर सुरक्षाकर्मी पर सत्ता का पावर दिखाते नजर आए हैं। वीडियो में ही उनका ब्लॉक प्रमुख बेटा भी इसी हनक में ही शामिल दिख रहा है। तो चंपावत से खबर बता रहे हैं, जहां पर शहीद दीपक का अंतिम संस्कार और दरोगा से ही लोहा घाट विधायक भी भिड़ गए हैं और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रुड़की के पिरान क्लियर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई धार्मिक संरचना को ही प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के दौरान ही पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक सेठ ने ही बताया है कि अवैध कब्जाधारियों को ही पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कब्जा हटाने में असफलता के बाद ही बुलडोजर से ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बिना अनुमति सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी भी दी है कि भविष्य में भी इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।